नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शो में आगे बढ़े उससे पहले दिखाते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। लगातार 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार में रिकवरी। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 25,520 के पास। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से करीब 315 अंक चढ़कर 57,250 के ऊपर। बैंकिंग और फाइनेंशियल से सपोर्ट। बेहतर बिजनेस अपडेट से कोटक महिंद्रा करीब 3.5% उछाल के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। बैंक का कुल डिपॉजिट करीब 15% तो नेट एडवांसेस में 14% की ग्रोथ। ज्वेलरी सेगमेंट में उम्मीद से कमजोर बिजनेस अपडेट से टाइटन की चमक फीकी। 6% गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से कंज्यूमर सेंटीमेंट पर असर। वायदा को लेकर सेबी की रिपोर्ट से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर दबाव। बीएसई और सीडीएसएल में 1.5 से 5.5% की कमजोरी। एंजल वन भी 4% नीचे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर नए नियमों के प्रस्ताव से एएमसी शेयरों में जोश। एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी 2% तक चढ़े। बांग्लादेश वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ से घरेलू टेक्सटाइल शेयरों में जोश। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 3% चढ़ा। बॉम्बे डाइंग और अरविंद फैशन में भी अच्छी खरीदारी। फार्मा शेयरों में भी आज मिला जुला एक्शन। अरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज 2 से 3.5% नीचे। डिवीज लैब और नेटको फार्मा 1 से 1.5% मजबूत। एसएमई आईपीओ मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर कॉशियस की राय। 2 नए एसएमई आईपीओ स्मार्ट एंड पार और केमकार्ट इंडिया का आज दूसरा दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की सलाह। आज से खुला ग्लेन इंडस्ट्रीज का एसएमई आईपीओ 92 से 97 रुपए का प्राइस बैंड। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर अवॉइड की सलाह। नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे हम आपको बाजार की एडवांस में तैयारी कराएंगे। जी हाँ, इकलौता शो है मार्केट बंद होने के बाद एक ऐसा शो जहां पर हम पूरे दिन बाजार में एक्शन किस तरह का रहा वो बताते हैं और इस आधार पर आपकी कल के बाजार की स्पेशल तैयारी करवाते हैं। यही नहीं, आपके सवालों को भी हम शामिल करते हैं। तो सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और वो है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे वो कल के शो में यानी बुधवार के शो में उसका जवाब दिया जाएगा। और जो सवाल आपने कल पूछे यानी मंगलवार को पूछे हैं उनके जवाब भी सोमवार को माफ कीजिएगा पूछे हैं, उसके जवाब आज के शो में दिए जाएंगे। तो ये तमाम ब्यौरा है शो का। और जब भी आप अपना सवाल पूछिए तो याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जरूर बताइए। चलिए मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ शो में 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मिरेई एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब हैं और इसके साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटी से टेक्निकल एनालिस्ट अजीत नायक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन बाजार का ब्यौरा दे दूं तो निफ्टी देखिए क्लोजिंग में 60 अंकों की तेजी के साथ 25,520 के पास क्लोजिंग हुई। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 अंकों से ज्यादा की तेजी रही, 307 अंकों की तेजी, 57,250 के पास बैंक निफ्टी बंद हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो निफ्टी मिड कैप फ्लैट ही रहा और वहीं स्मॉल कैप में भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर रुझान नहीं, यहाँ पर भी हल्का दबाव हमें देखने को मिला। वहीं बात करें अगर हम निफ्टी के खासतौर पे मार्केट ब्रेथ की, तो आप देखिए 1259 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में रहे और 1479 शेयर ऐसे रहे जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा, बाजार का पूरा हाल। हेडलाइंस की शक्ल में हमने आपको बताया एक्शन कहाँ कहाँ है। तो अजीत जी, आज के मार्केट सेटअप के हिसाब से ये जो रिकवरी खासतौर पे हमने देखी है आखिरी कुछ घंटों में, उसे कैसे देखा जाए? मतलब भी क्या कंसोलिडेशन फेज जो था, जो लगातार एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा था, वो अब निकल गया है? अब रिकवरी और बेहतर नजर आ सकती है, यहां से जोश नजर आ सकता है कल के बाजार में? नमस्ते सर।
तो जिस हिसाब ने बोला कि रिकवरी क्या ये सस्टेन रहेगा, इसके लिए निफ्टी को 25,300 का लेवल है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वैसा होता है और हम हायर क्लोजिंग देते तो डेफिनेटली जो इसका जो प्रीवियस हाई है 25,680 का लेवल, वो उसको क्रॉस करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट में पॉजिटिव है। और जो भी करेक्शन आ रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन है, प्राइस इतना डैमेज नहीं करा है। स्पेशली मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंडेक्स स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि कोई कोई स्टॉक में तो प्राइस डैमेज हुआ है, मगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक आप देखेंगे तो वो टाइम डैमेजिंग फैक्टर ज्यादा दिखाई दे रहा है। और हम लोग अगर ओपन इंटरेस्ट भी अगर कंसिडर करेंगे तो 25,500 के ऊपर आज ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था पुट के साइड से। तो इसका मतलब पुट राइटर भी थोड़े एग्रेसिव हो चुके हैं। तो ये संकेत दे रहा है कि 25,450 400 लेवल अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में जैसे ही हम 25,680 क्रॉस करेंगे, एक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव 3-4 दिनों का हम लोग को देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ये जो 25,700 का लेवल है वो प्रीवियस गैप एरिया भी रहा है। इसके लिए वहां पे आके निफ्टी का जो रैली था वो फिजल आउट हुआ है। और मुझे लगता है कि अच्छा टाइम कंज्यूमिंग किया है, यहाँ से एक अपवर्ड रैली आना चाहिए। मगर एक ही चीज है कि वो ट्रेड डील का एक बड़ा फैक्टर मार्केट में अप्लाई होगा। उसी के चलते ही मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव ले सकता है इधर अप और डाउन। आईवीज भी कूल ऑफ हो चुके हैं, तो आईवी बढ़ भी सकते हैं। तो उससे अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है कॉल बायर मतलब ऑप्शन बायर के लिए। तो इतना ही है कि 25,350 का लेवल को ध्यान रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, और वहां से मार्केट में अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज ट्रेंड अप है, और मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ अपसाइड में ज्यादा है। है राय इस वक्त आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलती हुई, और जाहिर सी बात है कि रिकवरी जो है वो बेहतर संकेत दे रही है, लेकिन लेवल्स जो हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं और यूट्यूब पर जो फटाफट से जो सवाल कल आपने पूछे उनके जवाब देते हैं। मिसेस वर्धानी हैं दुबई से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहती हैं। 105 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस 2968 की है, 2968। विनोद जी, ऊपरी स्तरों की खरीदारी और फिलहाल यहां पर उनको 50,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्या सलाह होगी एशियन पेंट्स पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया ये लेकर चल रही है। गुड इवनिंग प्रशांत जी। अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं तो डेफिनेटली अगर जो 1-2 सालों में देखें जो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस आया है, सीधा रीजन इसका यही है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आई है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है कंपनी का। और आने वाले समय में भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से, चाहे अगर मैं ग्रासिम की, बिरला ऑफर्स की बात करूं, या फिर जेएसडब्ल्यू या फिर जेके सीमेंट, ये सब जो कंपनियों की जो पेंट्स में जो एंट्री है, आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा ही रहने वाला है, जिसका सीधा असर इसके मार्जिन्स पे भी पड़ेगा। क्योंकि अभी भी इसके प्राइस, एशियन पेंट्स के प्राइस और जो दूसरे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो हमें लगता है कि नियर टू मीडियम टर्म में भी 1 साल से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव भी रखे, हमें नहीं लगता है स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको उम्मीद लगानी चाहिए। क्योंकि वैल्यूएशन जो 45 से 46 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे, और वैल्यूएशन डी रेटिंग की संभावना अभी भी है। तो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव शॉर्ट है। आप ये स्टॉक will continue to underperform। वो नजरिया जो है वो नेगेटिव है फिलहाल एशियन पेंट्स पे। धीरेन्द्र कुमार जी का सवाल लेते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है। एनटीपीसी, इसके अलावा टाटा स्टील और यस बैंक, 3 शेयर इनके पास हैं। एनटीपीसी इन्होंने 108 शेयर लिए हैं, 426 के भाव से खरीदारी की है। टाटा स्टील इनके पास 52 शेयर हैं, 168 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और यस बैंक 24 रुपए के भाव पे। बताइए अजीत जी, हालांकि इन्होंने कहा है कि उन्हें टाइम का कोई टेंशन नहीं है, टाइम कितना भी लगे, लेकिन इन सभी में ऊपरी स्तरों की खरीदारी इनकी। पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी जो है वो 328-29 का बहुत अच्छा वहां पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, और आज हालांकि ब्रेकआउट जैसा उम्मीद दिखाई दे रहा है, तो फॉलो अप होना बहुत जरूरी है ब्रेकआउट का। तो जैसे 345 क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से वीकली फॉर्मेशन भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इस स्तर पर 372-380 का जो रेजिस्टेंस लेवल है
वो भी क्रॉस कर सकता है। एनटीपीसी मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट भी काफी एक अच्छा प्लेसमेंट में दिखाई दे रहा है, तो एनटीपीसी को वो होल्ड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है कि टाटा स्टील पे व्यू चाहिए। मेटल सेक्टर थोड़े 2-3 दिन से थोड़ा दबाव में आ रहा है, मगर उनका जो अप ट्रेंड है, हायर बॉटम हायर फॉर्मेशन हर एक टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट 150 155 अगर आता है इस करेक्शन में, अगर आया तो वहां पे वापस एक बुलिश सेटअप पे हम वापस एंटर कर सकते हैं। तो टाटा स्टील भी मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ भी कुछ वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। यस बैंक में मैं कुछ मेरा जो व्यू है वो नहीं देना चाहता हूँ, वैसे स्टॉक को मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। टाटा स्टील और एनटीपीसी पे मैंने अपना व्यू बता दिया। राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पे। शकील का सवाल लेते हैं, गोरखपुर से इन्होंने सवाल पूछा है। 100 शेयर इनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हैं, 302 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहां से क्या करना चाहिए, क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए? बताएं क्या करना चाहिए विनोद जी। डीएल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी की काफी शानदार है। आई थिंक नियर टर्म में मुझे लगता है जिस हिसाब से क्यूआरएसएम टर्म में आई थिंक जो कयास लगाया जा रहा है कि 60 से 70 हजार करोड़ ऑर्डर बुक नए ऑर्डर आ सकते हैं। आई थिंक उस पे से बहुत चांसेस है कि कंपनी आने वाले महीनों में अच्छा खासा ऑर्डर बुक ऐड करेगा, और आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक चला हुआ है, उसके वजह से ये वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है। लेकिन जब जब हमेशा बात करता हूँ डिफेंस सेगमेंट में जो रनवे और ग्रोथ है काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट की गुंजाइश की जा सकती है। नियर टर्म से मीडियम टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म दोनों पर नजरिया जो है वो इस वक्त बुलिश बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। मैं संजीत राजपूत ने सवाल पूछा है, वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 490 के भाव से शेयर पड़े हुए हैं। फिलहाल लगभग 16,000 का नुकसान हम देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए अजीत? ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन है, मोमेंटम भी डाउन है, और निफ्टी नीचे के स्तर से काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुका है, मगर इस स्टॉक में कोई तरह से मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं ये स्टॉक को अवॉइड बोलना चाहता हूँ। स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह इस वक्त वरुण बेवरेजेस में। प्रदीप कुमार जी का सवाल लेते हैं, जामनगर गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 243 के भाव से इन्होंने जिंदल सॉ लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि आगे क्या रणनीति रखी जानी चाहिए, हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। बताएं विनोद, जिंदल सॉ पे क्या राय बन रही है आपकी? तब मुझे अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी फेरस मेटल में ओवरऑल प्राइसिंग का प्राइसिंग डिमांड का कंसर्न हमेशा रहा है, खासकर एक्सपोर्ट डिमांड का। बट ये कंपनी स्पेसिफिक बात करूं तो कंपनी ने ऑफ लेट काफी कैपेसिटी, आई थिंक अच्छा खासा कैपेसिटी इंक्रीज किया है, जिसका सीधा प्रभाव इसके वॉल्यूम में दिखेंगे। एट द सेम टाइम इसने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये सब काम किया है, कैप्टिव कोल पे के हिसाब के में भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट की है। तो ये सब चीजों को मिला करके देखें तो आई थिंक ग्रोथ का आउटलुक मुझे ठीक ठाक लग रहा है 2 से 3 सालों में। उस हिसाब से हमारा व्यू ये कंपनी पे पॉजिटिव रहेगा, अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा। आरिफ खान का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 270 शेयर हैं 162 के भाव पे, 4 महीने से इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इनको बेहतर रुझान नजर नहीं आ रहे हैं। अजीत जी, आईआरएफसी पे क्या राय बन रही है आपकी? आपको अनम्यूट कर लीजिए जरा। अजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आईआरएफसी जो है वो इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस दिखाई दे रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंड मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे। 130 133 का इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में से भी निकलना चाहिए। ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरा मार्केट में। अभी मार्केट को आउट परफॉर्म जो स्टॉक है, जो नया 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बना के जो करेक्शन आता है, वैसे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। नजरिया नेगेटिव आपको मिलता हुआ। दुर्गेश शर्मा का सवाल मध्य प्रदेश से, टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं।
और 405 की इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया तो अजीत मुझे आपके पास ही आना होगा। 405 शॉर्ट टर्म के नजरिए से आप बताइए टाटा पावर कैसा लगता है? अजीत, आप तक आवाज आ रही है? टाटा पावर एक साइडवे पैटर्न में ट्रेड कर रहा है लगभग एक महीने से। तो 380 का सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक टाटा पावर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही 420 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है। तो जब 390 का जो सपोर्ट लेवल है उसको ध्यान रख के इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। मगर अभी फिलहाल थोड़ा सा ये सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो पावर है एनटीपीसी, उसमें एक स्टॉक है, हमने अभी डिस्कस किया, वो थोड़ा ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है टाटा पावर से। ज्यादा बेहतर एनटीपीसी इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। महेश यादव जी का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। 110 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल हल्के फायदे में यहां पर नजर आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। विनोद जी, एनबीसीसी यहां से कैसा लगता है आपको? आई थिंक ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो 75 से 80 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। आई थिंक 8 से 9 टाइम इसका ऑर्डर बुक की सेल्स रेशियो जो ग्रोथ को काफी, आई मीन 5 से 6 साल 8 साल की बात करें तो उस हिसाब का ग्रोथ आई थिंक दिखाता है ऑर्डर बुक के हिसाब से। एग्जीक्यूशन का कंसर्न रहा है नो डाउट, बट आई थिंक इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल काफी इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड वो पैची रहा है लास्ट 5 साल की बात करूं तो कुल मिलाकर के मेरा व्यू इस पे न्यूट्रल रहेगा। बट ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से अगर निवेशक का व्यू मेरे को 2 से 3 साल तक का है, तब तक होल्ड करके रख सकते हैं। नियर से मीडियम टर्म में मुझे लगता है इट मे कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। चलिए, तो ये है एनबीसीसी पर राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल सागर का है। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 252 शेयर हैं इनके पास 145 रुपए के भाव पे। 6 महीने से इसमें उन्होंने पोजीशन बना के रखी हुई है। पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक को एवरेज करना इस वक्त बेहतर होगा या कोई और रणनीति? बताइए अजीत, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? नहीं सर, ये भी एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। आप इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप से भी कंपेयर करें या मार्केट से भी कंपेयर करें, ये अंडर परफॉर्मर रहा है। 116 का इसका एक सपोर्ट जोन है, मगर मुझे लगता है वहां तक अगर होल्ड करेंगे तो इनको थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए ये एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे अच्छे स्टॉक पे जो मोमेंटम गेन कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने की मैं राय देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर जो है वो अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। किसी और विकल्प की ओर देखने की बात की जा रही है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। रमेश घरगोटी का चंपावत उत्तराखंड से इन्होंने सवाल पूछा है। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर पे राय जानना चाहते हैं। 105 रुपए में 1500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कितना समय और देना चाहिए। बताइए विनोद जी, एनएफएल कैसा लगता है आपको? इनकी बाइंग प्राइस 105 की है। प्रशांत जी, आई थिंक स्टॉक व कंपनी आई थिंक उतनी खास नहीं है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल इनका जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होती है, सब्सिडी के ऊपर होती है। बट इसके अलावा भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस को देखे लास्ट 8 साल 10 साल देख लो तो अच्छी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। जो आई थिंक जो प्रॉफिटेबिलिटी 8 साल पहले बनाता था वही अभी भी है, तो उस हिसाब से। और रिटर्न रेशियो की बात करें तो सिंगल डिजिट पे है, तो हमारा व्यू इस पे आई थिंक सॉर्ट ऑफ निगेटिव ही रहेगा। हम इस पे पॉजिटिव नहीं है। तो ये है राय आपको मिलती हुई नेशनल फर्टिलाइजर पे। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आप अपने सवाल YouTube पर हम तक पहुंचाते रहिए। हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन अब बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए VIP शेयर्स। तो अजीत जी, VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? सब पहला मेरा जो स्टॉक है वो रहेगा DLF। अगर आप देखेंगे कि रियलिटी सेक्टर जो है वो करेक्शन करके आज एक मोमेंटम उसमें देखने को मिला है, और उसमें से मुझे DLF एक स्टॉक है जो जो अपना प्रीवियस सपोर्ट को अच्छी तरह से आज रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं DLF में ये लो रिस्क का बाइंग स्ट्रेटेजी होगा। तो 842 का भाव चल रहा है। 820 का छोटा ही स्टॉप लॉस दिया है, ताकि इनके लिए मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो रिस्क कम लेने की मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा व्यूअर से। तो 820 का स्टॉप लॉस पे अपसाइड टारगेट 884 तक ये स्टॉक जा सकता है। DLF जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त अजीत जी को। अजीत जी, आपकी दूसरी कॉल कौन सी है?
दूसरा है आज का कोटक बैंक है। अगर आप देखेंगे तो वीकली का जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको अच्छी तरह से कोटक बैंक ने आज रिस्पेक्ट किया है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा परफॉर्मर भी रहा है। हालांकि अब 2236 का एक रेजिस्टेंस लिया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज वॉल्यूम हुआ है और जो इंट्राडे पैटर्न बना है तो ये उसको भी सरपास करेगा। और इसमें 2160 का थोड़ा ब्रॉडर स्टॉप लॉस है क्योंकि ये इसमें जो पैटर्न है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे कोटक बैंक में। तो छोटा वाइडर स्टॉप लॉस दिया है मैंने इसमें और टारगेट अपसाइड करेगा 2343। बैंक और डीएलएफ, ये है अजीत जी की कॉल। विनोद जी, आपके पसंद का स्टॉक कौन सा है? ये मेरा कॉल रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा विद टारगेट प्राइस ऑफ 3600 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर लास्ट कुछ एक महीने में देखें तो कंपनी जहां पे दूसरी का आई मीन इंडस्ट्री ओवरऑल सबड्यूड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वॉल्यूम दे रहे हैं, कंपनी का जो वॉल्यूम है आई थिंक काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर्स। ट्रैक्टर सेगमेंट में देखें तो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है क्योंकि वो हाई मार्जिन बिजनेस है। तो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में आई थिंक कंपनी का मार्जिन अच्छे खासा इंप्रूवमेंट देखने की गुंजाइश की जा सकती है। न्यू लॉन्चेस जिस हिसाब से की है उस हिसाब से उसकी फायदा तो मिल रही है, बट आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में भी न्यू लॉन्चेस लाइनअप है कंपनी के जो सीधे तौर पे इसका वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर के वैल्यूएशंस को भी समझे तो वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है ये लेवल पे। और हमारा मानना है कि आई थिंक विद इन ऑटो इट लुक्स टू बी वेरी गुड फॉर 1 ईयर पर्सपेक्टिव। चलिए, तो M&M जो है वो 1 साल के नजरिए से लक्ष्य भी आपको बता दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनोद जी। इसके साथ ही धन्यवाद अजीत जी आप दोनों का, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और इसके साथ ही बाजार पर अपना नजरिया देने का। चलिए, आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाते रहिए। इस शो में इतना ही। यूट्यूब पर आपके जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में दिए जाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।